विभिन्न भाषाई क्षमता और उसके बीच आपसी संबंध। विभिन्न भाषाई क्षमता और उसके बीच आपसी संबंध। विभिन्न भाषाई क्षमता और उसके बीच आपसी जो संबंध है उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विभिन्न भाषाई क्षमता है क्या, आप लोग यह समझिए। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हम हिंदी हैं और हमारे यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है, हमारे यहाँ बज्जिका भी बोली जाती है, हमारे यहाँ मैथिली भी बोली जाती है। यहाँ तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है और मुख्य रूप से हिंदी भाषा है। तो उस भाषाओं का संबंध किस प्रकार है, इसको हमको आज जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप जब बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो बच्चे उस बात को पढ़ते हैं और उस बात को समझते हैं कि हमारे शिक्षक हमें क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। इस बात को वे समझकर और उस बात का गुणानुवाद करते हैं, उस बात को बताते हैं। बच्चे अपने प्रादेशिक बोली में, प्रादेशिक भाषा में घर पर बात करते हैं, लेकिन जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय की भाषा उसको मिलती है। और विद्यालय की भाषा जब मिलती है तो आप यह बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि विद्यालय में हिंदी में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो बज्जिका और मैथिली और भोजपुरी में बोलने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उस बातों को वह समझ लेता है। अगर उसे हिंदी में अगर पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, विद्यालय में, तो उस भाषा को उसे अगर अपने घर में बोलना होगा तो अपनी भाषा में उस भाषा का जवाब देगा कि सर ऐसे पढ़ाए हुए थे। हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी काट नहीं सकते, जिसको हम पहले से पढ़े और समझे हैं और उसे पुनः रूपांतरण करके समझा सकते हैं। विद्यालय में विभिन्न विषयों को पढ़ने वाले बच्चे जब अपने पाठचर्या को शुरू करते हैं, पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं, तो उस बच्चों को पढ़ाई जाने वाली जो विषय है उसका भाषा एक ही होता है। या किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी में हो या किसी विद्यालय में हिंदी में हो, और भी दूसरे क्षेत्र, दूसरे राज्यों में उसी के प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप किसी बड़े शहर में चले जाओ, वहाँ जो भाषा पढ़ाई जा रही है, जो भाषा को समझाया जा रहा है, उस भाषा के अलावे दूसरे भाषा भाषी लोग अगर पढ़ रहे हों, भाषा भाषी लोग के बच्चे पढ़ रहे हों, तो एक दक्षिण भारत के, एक उत्तर भारत के, एक उत्तर भारत के, एक मध्य भारत के लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भाषा भाषी का जो, पूजा हम देख लिए, तो उसका जो संबंध है, उसका जो बात है, उसका जो विचार है, उसमें उसके भाषा के क्षमता और स्तर उन दोनों से कुछ न कुछ अलग होगा। वे अपने घर पर अपनी भाषा में अपने माता पिता से बात कर रहे होंगे। पटना में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो विभिन्न राज्यों के बच्चे उस बात को उसी भाषा में समझेंगे जिस भाषा में उस विद्यालय में पढ़ाई जा रही हो। इसका संपर्क भाषा जो है हो
या उसके प्रादेशिक भाषा के रूप में हो। जब संपर्क भाषा और प्रादेशिक भाषा का बोधन होता है तो उसमें सर्वोपरि स्थान हिंदी और अंग्रेजी को मिलता है। हम हिंदी भाषा का बात करें तो यह समझ लेते हैं, यह जान लेते हैं, चलेगा चाचा, और हाँ और जाने के लिए तो उसको यह स्पष्ट रूप से समझना और जानना जरूरी हो जाता है कि जिस बात को, जिस तथ्य को हम जानते और समझते हैं उसे तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे भाषा भाषी बच्चे आपके भाषा को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। तो इसका संपर्क भाषा जो है वह आपसी संबंध को, आपसी क्षमताओं को बढ़ाता है और वह भाषा उस क्षेत्र की भाषा के रूप में प्रस्फुटित होता है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सीधा समझिए। गुजरात के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हों, तमिलनाडु के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हों, महाराष्ट्र के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हों, उड़ीसा के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हों, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती इत्यादि भाषा को वह बहुत अच्छी तरह बच्चे जानते हैं। वह जो 10 भाषा के लोग अगर उस वर्ग कक्ष में पढ़ रहे हों और उसी वर्ग कक्ष में आपके बिहार के बच्चे भी हों तो आपके बिहार के बच्चों को केवल और केवल 2 भाषाओं की जानकारी हो सकती है। तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती भाषा उसे नहीं आएगा और तमिल, तेलुगु, गुजराती भाषा भाषी वाले बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान हो सकता है। तो अगर हिंदी में पढ़ाई जाने वाली विषयों को हम ठीक ढंग से देखते हैं और ठीक ढंग से बतलाने की कोशिश करते हैं तो हमें वह समुचित ज्ञान प्राप्त होता है कि उसके सभी विचारों, सभी भावों, सभी उत्प्रेरणाओं को हम सहज रूप से समझ लेते हैं। जिस भाव, जिस विचार, जिस उत्प्रेरणाओं को वे समझ सकते हैं और वे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उसका प्रयोग कर देते हैं। क्योंकि आपके विद्यालय में, जिस विद्यालय में वह बच्चा पढ़ रहा है, वह संपर्क भाषा के रूप में चाहे कोई भी भाषा हो, लेकिन एक भाषा जिसको हम क्षमता और उसके बीच संबंध का एक प्रकार का सेतु बनाते हैं, उस सेतु का जो सबसे बड़ा कार्य है वह भाषा के सेतु को हम जोड़ते हैं और भाषा के सेतु को जोड़ने के लिए हम उस भाषा के विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न विधियों को समझकर, समझाकर और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ सौम्या, हाँ आप तो बीएड में ना हैं? अच्छा, आपका हम ठीक है हाजिरी बना देते हैं। आपका क्लास तो हो चुका है, 9 बजे से कल है, ठीक है ना? 9 बजे से था, चलो ठीक है बन गया। आप बैक हो जाओ, डीएलएड का चल रहा है क्लास। तो भाषा को यह समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि जिस बात को, जिस तथ्य को हम उन बच्चों को दे रहे हैं, उस बच्चों को बता रहे हैं, वह बच्चे समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। तो इसको समझना और समझाना हम उत्तरोत्तर विधि से उचित समझते हैं, उत्तरोत्तर विधि से हम समझा सकते हैं। और भी बहुत सी बात हम समझ और समझा कर बता देते हैं कि यह क्या हो गया,
और इसे कैसे समझाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, और अपनी विधाओं को, अपनी परिकल्पनाओं को, अपनी चेतनाओं को वह समझकर उसे उपयुक्त तरीके से समझाया जा सकता है। विभिन्न विधाओं को, विभिन्न परिकल्पनाओं को समझकर, बताकर तथा उसके गुणानुवाद को, गुणबोधन को प्रकट करने की प्रक्रिया, परिकल्पना उसको उसके अंतरन विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए बाध्य करती है, समझाती है। मैं आपको यह भी कहना चाह रहा था कि जिस विषय वस्तु को, जिस विषय का परिकल्पना हो, उद्भेदना हो, उसको समझाने और उसको उसे बताने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता है, और उसे समझाकर उसके विषय, उसके तथ्यों को हम उसी भाषा में समझा सकते हैं जिस भाषा में उस विद्यालय में पाठ्यचर्या हो रही है। उस पाठ्यचर्या का जो अंतरण है, समायोजन है, उसे आपका परिभाषित कार्य उन सभी तथ्यों को समझने की कोशिश करता है, विचार विनिमय की कोशिश करता है, जिस भाषा और जिस तथ्यों का समावेश अत्यंत प्रखर हो जाता है और उसे उसके सभी विषयों की जानकारी, सभी पाठ्यक्रम का जो अवबोधन है वह उसी भाषा में होती है जिस भाषा में विद्यालय की भाषा है। अगर हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में ही उन सभी तथ्यों, उन सभी बातों की जानकारी कराई जाती है, और हिंदी भाषा के रूप में ही उन विषयों की पढ़ाई कराकर बच्चों को संपर्क भाषा का भी ज्ञान दिया जाता है, और वह संपर्क भाषा अंग्रेजी ही होती है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि आप जिन विषय को बच्चों को पढ़ा रहे हो, जिन विषय को आप समझा रहे हो, वह बच्चे अपने गांव के अनेक भाषाओं को, अनेक प्रकार की बातों को वह अपनी मातृभाषा में हो सकता है वर्ग कक्ष में प्रकट करते हो, लेकिन उसके सभी तथ्यों को समझने और समझाने के लिए उसे उसका प्रभाव, उसका संवाद, उसकी प्रक्रिया तथा उसकी अभिव्यक्ति को उसी भाषा के द्वारा, जिस भाषा में विद्यालय की पढ़ाई हो रही है या जिस भाषा में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, उन भाषा का अवबोधन और उद्बोधन करना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं, यह भी समझा दूं कि इन तथ्यों की जानकारी, इन बातों की जानकारी, इन विधाओं की जानकारी का पूर्वानुमान उस सभी संचित बातों से लगाया जा सकता है जिस बातों में हम यह स्थिति को स्पष्ट करते हैं, जागृत करते हैं, बताते हैं कि हम कैसे और किस बातों को, किस तथ्यों को, किस मूल प्रभावों को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं कि जब विद्यालय में किसी बातों को, किसी तथ्यों की जानकारी कराने के लिए हम उन विचार विनिमय की प्रक्रियाओं को भाषा के रूप में अनुमोदित करते हैं तथा उसको बताने की कोशिश करते हैं, बच्चे जब अपने द्वारा किसी विषय का शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें वाचन संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं को नाटक द्वारा, अभिनय द्वारा तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसे बताया जाता है। जैसे किसी दूसरे भाषा भाषी का कोई नाटक, कोई चित्र, कोई प्रक्रिया या कोई बात जो हम अपने भाषा में उसको हिंदी में व्यक्त करना चाहते हैं, उसको रूपांतरित कर उसका व्याख्यान उसके द्वारा देकर हम उसे बताकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं।
यह स्पष्ट है, यह जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना समुचित रूप से है कि जिस विषय, जिस तथ्यों को हम किसी को कहते हैं, किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को उसके अनुरूप करने की कोशिश करते हैं, वह बात, वह तथ्य, वह समझकर किसी भाषा भाषी के अंदर अपनी बातों को रखने में सक्षम हो जाता है और दूसरे भाषा भाषी भी उस बातों को समझ लेते हैं, जिसे वह आपसी संबंध में एक प्रकार का मनबंध बनता है। हम उनके सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके सभी तथ्यों को जान लेते हैं, जिस तथ्यों को वे कहना और समझाना चाहते हैं। आपको यह भी बात समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि जिज्ञासुओं के मन में अगर जिज्ञासा पूर्ण न हो तो उसकी जिज्ञासा फलीभूत नहीं होती और वह हमेशा उस बात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी की भी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उन भाषा के, उन व्यक्ति के प्रति उसका संबंध मधुर होना चाहिए, ताकि उसके बातों को, उसके तथ्यों को वह आसानी पूर्वक समझकर और जान सके। यह भी हम जब अपने विद्यालय में किसी बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, हो सकता है वह उस भाषा को, उस बात को वह अच्छी तरह नहीं समझ पाता है, तो उसे उन्हीं के तथ्यों में, उन्हीं के बातों में प्रादेशिक रूप से हम समझाकर और उसे उसके उन मूल तथ्यों से हम परिचय कराते हैं, ताकि उस बात को, उस तथ्य को वह समायोजन कर और ठीक ढंग से समझ ले। हम फिर आपको यह बताना चाहेंगे कि जब विभिन्न भाषा भाषियों का एक क्षमता स्तर जब एक दूसरे से परिलक्षित होता है, तो उसके साथ जो सह संबंध स्थापित होते हैं वह अत्यंत सुलभ और मधुरता को बढ़ाते हैं। मैं यह स्पष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने जाएं, तो उन सभी बच्चों को अपने सुमधुर शब्दों से एक प्रकार का आकृष्टता, एक प्रकार का सौंदर्यता, एक प्रकार की क्या कहते हैं उसको, संबंध परक बातों का उपयोग करें, ताकि बच्चे आपकी ओर आकृष्ट होकर आपके पढ़ाए हुए उन सभी तथ्यों को पूर्ण रूप से समझ सके, आपसे लोग प्रेम करें और आपके जो बच्चे हैं वह आपके सभी बातों को आसानी से समझ लें। उसके लिए आपके वचन, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके भाषा को उन्मुख बनाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सबसे अच्छे शिक्षक के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, और आपके जो बच्चे होते हैं वो आपकी बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं, हमारी जो मैडम हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, वे हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तो इसमें कहीं से कोई विचार करने की बात ही नहीं है कि हम जिस भाषा को एक स्पष्ट रूप से जोड़ना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं, उसमें आपसी संबंध का सबसे बड़ा व्यवहार परक विभिन्न भाषाएं लोगों के प्रति जागृति प्रदान कराई जाती है। तो आज हम लोगों ने विभिन्न भाषाई क्षमता पर, उसके बीच आपसी संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और समझा। क्योंकि आपसी संबंध और विभिन्न भाषाई को अगर विचार विनिमय के द्वारा, भाषाई क्षमता के स्तर के द्वारा समझाया और समझा जाए, तो किसी भी तथ्य,
किसी भी बातों को समझना मुश्किल नहीं होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही है। धन्यवाद। और कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।